हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। So let's start the chapter. Reproduction in plants. Take the pictures showing examples of asexual reproduction in plants. अब यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स गिवन है। अब जिन पिक्चर्स में हमें asexual reproduction दिख रहा है प्लांट्स का, हमें उस पिक्चर को टिक करना है। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। Reproduction is a fundamental process by which living organisms produce offspring, ensuring the survival and continuation of their species. In plants, reproduction occurs in two primary ways, asexual and sexual reproduction. Understanding these processes not only reveals the fascinating complexity of plant life, but also highlights their importance in maintaining biodiversity on Earth. रिप्रोडक्शन का एक फंडामेंटल प्रोसेस है जिससे लिविंग बींग्स क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, क्या ध्यान रखते हुए कि सर्वाइवल और कंटिन्यूएशन होती रहे उनकी स्पीशीज। तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन दो तरीके से होती है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन प्रोसेसेस को समझने से क्या होगा, हम प्लांट लाइफ के बारे में जान पाएंगे और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में, वो हम समझ पाएंगे। प्लांट स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। Plants are divided into two main parts, vegetative and reproductive. The vegetative parts include roots, stems, and leaves, which support the plant's growth and nourishment. The reproductive part, primarily the flower, is crucial for producing new plants. अब प्लांट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। तो वेजिटेटिव पार्ट्स है, उसमें क्या आ रहा है, रूट, स्टेम्स एंड लीफ, जो क्या कर रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं और उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें क्या आता है, फ्लावर, वो इंपॉर्टेंट है न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करने के लिए। नाउ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न्यू प्लांट्स आर जनरेटेड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम्स एंड लीव्स without the involvement of seeds. This method ensures the rapid production of new plants that are genetically identical to the parent. तो asexual reproduction में क्या हो रहा है, न्यू प्लांट जनरेट हो रहे हैं वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे कि स्टेम, रूट्स एंड लीव्स से, और सीड्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब ये मेथड क्या ध्यान में रख रहा है कि प्रोडक्शन हो रहा है न्यू प्लांट्स का रैपिडली, जिससे जो कैसे हो रहे हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल है पेरेंट प्लांट। नाउ एक तरीका है स्पोर फॉर्मेशन। Certain plants like fungi, mosses and ferns reproduce via spores. Spores are tiny unicellular structures protected by a durable wall. When conditions are favorable, spores germinate and grow into new individuals. For instance, ferns have structures called sori on their leaves, which release spores into the air. These spores can travel long distances and upon landing in suitable environments grow into new plants. तो अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि फंगई, मॉसेस, फॉर्न्स, ये क्या करते हैं, स्पोर्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स क्या है, टाइनी यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर है जो एक वॉल से प्रोटेक्टेड होते हैं। तो जब कंडीशंस फेवरेबल होती है, स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्न्स में स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्टोरी जिनको बोलते हैं, लीव्स पे होते हैं ये क्या करते हैं, स्पोर्स रिलीज करते हैं एयर में। अब ये स्पोर्स बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करते हैं और सूटेबल एनवायरमेंट्स पे डिपेंड करते हुए ये उसके ऊपर लैंड करते हैं और न्यू प्लांट्स में ग्रो करते हैं। Bamboo can reproduce asexually through underground stems called rhizomes, allowing it to grow rapidly and form dense forests. तो बैम्बू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, कैसे, अंडरग्राउंड स्टेम्स के हेल्प से, जिनको राइजोम्स बोलते हैं, और उससे क्या होता है, वो रैपिडली ग्रो करते हैं और डेंस फॉरेस्ट बना देते हैं। एग्जाम्पल, ब्रेड मोल्ड एंड फॉर्म्स। Bread mold releases spores into the air, which settle on suitable surfaces to grow new mold. Ferns have sori on the underside of their leaves that release spores, leading to growth of new ferns under favorable conditions. अब जो ब्रेड मोल होता है वो क्या करते हैं, कि स्पोर्स रिलीज करते हैं एयर में और फिर जो सूटेबल सरफेस होते हैं उसके ऊपर ये सेटल हो जाते हैं न्यू मोल्ड ग्रो करने के लिए। ऐसे ही फर्न्स में क्या होता है, सोरी होते हैं इनकी लीव्स के अंडर साइड पे जो स्पोर्स रिलीज करते हैं और उससे क्या होता है, न्यू फर्न्स ग्रो होते हैं। Now activity देखते हैं। Objective to observe and understand the process of spore formation and germination in fungi. Example, bread mold. तो अब हम स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस समझेंगे और जर्मिनेशन देखेंगे फंगाई में। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड मोल्ड में मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें ब्रेड स्लाइसेस चाहिए, वाटर स्प्रे बॉटल, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, माइक्रोस्कोप, ग्लास स्लाइड्स एंड कवर स्लिप्स। प्रोसीजर, मॉइस्चर अ स्लाइस ऑफ ब्रेड विद वाटर यूजिंग द स्प्रे बॉटल। तो आपको क्या करना है, ब्रेड स्लाइस को आपको थोड़ा सा मॉइस्ट कर लेना है उस पर वाटर स्प्रे करके। प्लेस द ब्रेड स्लाइस इनसाइड द प्लास्टिक बैग एंड सील इट। अब उस ब्रेड स्लाइस को कहाँ रखना है, प्लास्टिक बैग के अंदर रख देना और उसको सील कर देना है। लीव द बैग इन वार्म डार्क प्लेस फॉर 3 to 5 days टू अलाउ मोल्ड टू ग्रो। और उस बैग को आप कहाँ रखेंगे, वार्म डार्क प्लेस पे रख देंगे 3 to 5 days के लिए, जिससे कि मोल्ड उसमें ग्रो हो सके। आफ्टर मोल्ड अपीयर्स, केयरफुली टेक अ स्मॉल सैंपल यूजिंग अ टूथपिक।
जब मोल्ड उसमें अपीयर होने लगेगा, आने लगेगा, तो क्या करेंगे, टूथपिक की हेल्प से छोटा सा सैंपल ले लेंगे। प्लेस द सैंपल ऑन अ ग्लास स्लाइड, उसको ग्लास स्लाइड पे रखेंगे। एड अ ड्रॉप ऑफ वाटर, वाटर की ड्रॉप ऐड करेंगे और उसको कवर कर देंगे विद कवर स्लिप। ऑब्जर्व द सैंपल अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड स्केच द स्पोर्स सीन। उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे और जो स्पोर्स आपको दिखेंगे उसको स्केच करना है। ऑब्जर्वेशन, स्टूडेंट्स विल ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ मोल्ड ऑन द ब्रेड एंड आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ स्पोर्स अंडर माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स क्या ऑब्जर्व करेंगे, वो ग्रोथ देखेंगे मोल्ड की ऑन ब्रेड और आइडेंटिफाई कर पाएंगे प्रेजेंस ऑफ स्पोर्स अंडर द माइक्रोस्कोप। Conclusion, mold reproduces through spore formation, which can be observed as tiny structures under the microscope. This activity demonstrates how spores form and spread to create new fungal colonies. तो अब क्या कंक्लूड करा हमने इससे कि मोल्ड रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन की हेल्प से, जो टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं। अब ये एक्टिविटी क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि कैसे स्पोर्स फॉर्म होते हैं, कैसे वो स्प्रेड होते हैं न्यू फंगल कॉलोनीज बनाने के लिए। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। Vegetative reproduction, also known as vegetative propagation, involves the growth of new plants from various plant parts. This can occur naturally or be induced artificially. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं प्लांट के कुछ पार्ट से। अब ये नेचुरली भी हो सकता है और इसको आर्टिफिशियली भी करा जा सकता है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नेचुरली देखते हैं पहले। बाय रूट्स, some plants like sweet potatoes and dahlias have modified roots that store food and bear buds. These buds can grow into new plants, ensuring the spread of the species. तो अब जैसे कुछ प्लांट्स जो हैं ये स्वीट पोटैटोज की तरह, इनमें क्या होता है, मॉडिफाइड रूट्स होती हैं जो क्या करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं और इनमें बड्स होती हैं। अब ये बड्स न्यू प्लांट में ग्रो करती हैं और इससे क्या होता है, इनकी स्पीशीज स्प्रेड होती है। बाय स्टेम, स्टेम्स कैन बी सबेरियल और अंडरग्राउंड, ईच प्लेइंग अ रोल इन प्लांट रिप्रोडक्शन। तो अब स्टेम्स सबेरियल या अंडरग्राउंड कैसे भी हो सकती हैं और ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं प्लांट रिप्रोडक्शन। Subaerial stems. Subaerial stems are weak and develop lateral branches that run along the ground, known as runners. These branches root at nodes, allowing new plants to grow at these points. Examples include doob grass and strawberries. This method of propagation enables plants to cover large areas quickly, ensuring their spread and survival in various environments. तो सबेरियल स्टेम्स क्या है, ये वीक होती है और इनमें लेटरल ब्रांचेस डेवलप हो जाती हैं जो ग्राउंड के अलॉन्ग रन करती है और इनको रनर्स बोलते हैं। अब इन ब्रांचेस की जो रूट होती है नोड्स पे, वो क्या करती है, अलाउज न्यू प्लांट्स, वहां पे न्यू प्लांट्स को ग्रो होना अलाउ करती है उन पॉइंट। एग्जाम्पल हो गए इसके डूब ग्रास एंड स्ट्रॉबेरीज। ये जो मेथड है प्रोपगेशन का, ये क्या करता है, प्लांट को लार्ज एरिया जल्दी से कवर करने में हेल्प करता है और ये इंश्योर करते हुए कि वो इजीली स्प्रेड हो पाए रैपिडली और अलग अलग एनवायरमेंट में सर्वाइव कर पाए। Underground stems. Underground stems are modified to store food, becoming thick and swollen. They bear buds that sprout into new plants under favorable conditions. Examples include turmeric and ginger. These storage organs provide essential nutrients that support the initial growth of new plants, making them well adapted to survive in adverse conditions until favorable growth conditions return. तो अंडरग्राउंड स्टेम्स को मॉडिफाई करा गया है तो स्टोर फूड ये क्या हो जाती है, थिक हो जाती हैं, स्वोलन हो जाती हैं। इनमें बर्ड्स होती हैं जो स्प्राउट करती है न्यू प्लांट्स में अंडर फेवरेबल कंडीशन। इसके एग्जांपल्स हो गए टर्मरिक एंड जिंजर। ये स्टोरेज ऑर्गन्स, अब ये जो स्टोरेज ऑर्गन्स है ये क्या करते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं दैट सपोर्ट, जो इनिशियल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं न्यू प्लांट्स की, वो वेल अडेप्टेड बनाती है कि वो उस एनवायरमेंट में सर्वाइव कर पाए एडवर्स कंडीशंस में, जब तक कि उन्हें फेवरेबल ग्रोथ कंडीशंस नहीं। By leaves, some plants like Bryophyllum and Begonia grow new plantlets on their leaf margins. When these plantlets fall to the ground, they develop into new plants. अब कुछ प्लांट जैसे कि ब्रायोफिलम एंड बेगोनिया ये क्या करते हैं, न्यू प्लांटलेट्स ग्रो कर लेते हैं लीफ के मार्जिन पे, और जब ये प्लांटलेट्स फॉल यानी जब ये प्लांटलेट्स गिर जाते हैं ग्राउंड पे, तो ये क्या होते हैं, न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं। इन फ्रेगमेंटेशन, Spirogyra, a filamentous green algae, reproduces asexually through fragmentation. In this process, the plant body breaks into small pieces, each capable of growing into a new individual. This method ensures efficient propagation and widespread distribution in aquatic environments. This type of asexual reproduction is called fragmentation. तो स्पायरोगायरा क्या है, एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गे है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से। इस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट की बॉडी ब्रेक हो जाती है स्मॉल पीसेस में और हर पीस एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो जाता है। ये मेथड क्या ध्यान रखता है कि एफिशिएंट प्रोपगेशन हो सके, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन हो एक्वेटिक एनवायरमेंट्स का, और इसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। देन बड फॉर्मेशन। Plants have two types of buds, vegetative and reproductive.
Vegetative buds give rise to shoots and branches, while reproductive buds develop into flowers. A bud is a structure consisting of a short stem surrounded by immature overlapping leaves. Vegetative buds located at the axil of leaves can be used for artificial propagation methods like stem cutting and grafting. These methods allow for the propagation of new plants either naturally or through human intervention. Examples include axillary buds and terminal buds, both of which can be used to propagate new. अब प्लांट्स में दो तरीके की बर्ड्स होती हैं, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव. वेजिटेटिव बर्ड्स क्या करती हैं? शूट्स और ब्रांचेस ग्रो करती हैं, जबकि जो रिप्रोडक्टिव बर्ड्स होती हैं वो फ्लावर्स में डेवलप हो जाती हैं. तो बर्ड क्या एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक शॉर्ट स्टेम होती है सराउंडेड बाय इमेच्योर, जिसपे इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स होती हैं. अब वेजिटेटिव बर्ड्स कहाँ होती हैं? ये एक्सिल पे होती हैं लीव्स के, जिनको यूज करके आर्टिफिशियल प्रोपगेशन मेथड्स जैसे कि स्टेम कटिंग या ग्राफ्टिंग में यूज कर सकते हैं. अब ये मेथड्स क्या करती हैं? अलाउ करती हैं कि न्यू प्लांट्स ग्रो हो सकें, या तो नेचुरली या ह्यूमन के इंटरवेंशन के हेल्प से. एग्जाम्पल्स हो गए इसके एक्सिलरी बर्ड्स एंड टर्मिनल बर्ड्स, जो दोनों ही न्यू प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करती है. मेंशन टू एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के आपको दो एडवांटेजेस बताने हैं. नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. Artificial vegetative propagation is the method used to grow plants with desirable qualities and characteristics through artificial means. Common methods include, तो अब इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो, उन क्वालिटीज को आप उस प्लांट्स में ला सकते हो जो आपकी डिजायर्ड हैं, जो आप चाहते हो उनको आप उसमें ला सकते हो, वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स आर्टिफिशियली आप उसमें डेवलप कर सकते हो. इसके मेथड्स हो गए हैं स्टेम कटिंग. अ सेक्शन ऑफ द स्टेम इज कट एंड प्लांटेड टू ग्रो अ न्यू प्लांट. एग्जाम्पल्स इंक्लूड रोज एंड शुगरकेन. तो इसका क्या मेथड है? स्टेम कटिंग. इसमें क्या होता है कि स्टेम का एक सेक्शन कट कर लिया जाता है और वो प्लांट कर दिया जाता है जिससे कि नया प्लांट ग्रो हो सके. इसके एग्जाम्पल हैं रोज एंड शुगर केन. नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग. पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स आर जॉइंड टुगेदर टू ग्रो एज वन, कंबाइनिंग डिजायरेबल ट्रेट्स. एग्जाम्पल इंक्लूड एप्पल एंड सिट्रस ट्री. तो इसमें क्या होता है, दो प्लांट्स के पार्ट्स लेते हैं और उनको एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है जिससे कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स उस प्लांट में आ सके और एक नया प्लांट ग्रो हो सके. एग्जाम्पल है एप्पल एंड सिट्रस. नेक्स्ट इज लेयरिंग. A branch is bent to the ground and covered with soil, where it forms roots and becomes a new plant. Example include jasmine and blackberries. तो लेयरिंग में क्या होता है कि एक प्लांट की ब्रांच को क्या करते हैं, बेंट कर दिया जाता है इस तरीके से ग्राउंड में और उसको सॉइल से कवर कर देते हैं, जहाँ पे वो रूट्स फॉर्म कर लेती है और फिर न्यू प्लांट उसमें ग्रो होता है. एग्जाम्पल जैस्मिन एंड ब्लैकबेरीज. अब एक्टिविटी देखते हैं. टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूजिंग स्टेम कटिंग. स्टेम कटिंग की हेल्प से देखेंगे हम इस प्रोसेस को. मटेरियल्स नीडेड, हमें हेल्दी रोज और मिंट प्लांट चाहिए, शार्प सिजर्स और प्रूनिंग शीयर्स, स्मॉल पॉट्स, पॉटिंग सॉइल एंड वाटरिंग कैन. प्रोसीजर. कट अ 6 to 8 inch हेल्दी स्टेम फ्रॉम द पेरेंट प्लांट जस्ट बिलो अ नोड यूजिंग शार्प सिजर्स. तो अब क्या करना है, आपको एक हेल्दी प्लांट लेना है, उसमें से 6 to 8 inch आपको कट कर लेनी है उसकी स्टेम की, उसके नोड के एकदम नीचे से शार्प सिजर्स की हेल्प से. रिमूव द लोअर लीव्स फ्रॉम द कटिंग. लोअर लीव्स को रिमूव कर देना है उसमें से. फिल द स्मॉल पॉट्स विद पॉटिंग सॉइल. अब जो स्मॉल पॉट्स हमने लिए उसमें पॉटिंग सॉइल से फिल कर देंगे उसको. प्लांट दी कटिंग्स इन दी सॉइल. उन कटिंग्स को वहाँ पे प्लांट करेंगे. इंश्योरिंग एटलीस्ट वन नोड इज बरी. ये ध्यान रखते हुए कि कम से कम एक नोड उसकी बरी हो चुकी. वाटर दी कटिंग्स लाइटली एंड प्लेस दी पॉट्स इन अ सनी लोकेशन. तो उनके कटिंग्स को लाइटली वाटर करना है और उनको सनी लोकेशन में रख देना है. वाटर दी कटिंग्स रेगुलरली. उसको रेगुलरली वाटर करते जाना है और ऑब्जर्व करना है ग्रोथ ओवर 2 to 3 weeks. ऑब्जर्वेशन. यू विल ऑब्जर्व न्यू रूट्स एंड शूट्स फॉर्मिंग फ्रॉम दी स्टेम कटिंग्स. तो क्या ऑब्जर्व करेंगे कि न्यू रूट्स और शूट्स ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएंगे उस स्टेम कटिंग से. कंक्लूजन. स्टेम कटिंग्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स डेमोन्स्ट्रेटिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन. दिस मेथड अलाउज फॉर द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स विद डिजायर्ड ट्रेट्स. तो स्टेम कटिंग से क्या हो सकता है, न्यू प्लांट्स ग्रो करे जा सकते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है. अब ये मेथड क्या अलाउ करता है, रैपिड यानी बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो सकते हैं प्लांट्स और उनमें डिजायर्ड ट्रेट्स आप डाल सकते हैं. एडवांटेजेस देखते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के. जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी. प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, इंश्योरिंग डिजायर्ड ट्रेट्स आर मेंटेन्ड. तो जो प्लांट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट प्लांट की तरह. तो ये क्या ध्यान रखते हुए कि उनमें जो डिजायर्ड ट्रेट्स हैं वो मेंटेन रहें. इम्प्रूव्ड वेराइटीज. ग्राफ्टिंग कैन कंबाइन ट्रेट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स टू प्रोड्यूस सुपीरियर वेराइटीज. अब ग्राफ्टिंग से क्या हो रहा है कि डिफरेंट प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन कर रहे हैं हम, जिससे और अच्छी वेराइटीज प्रोड्यूस हो रही है. सीडलेस प्लांट्स. प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड्स
लाइक बनानास एंड ग्रेप्स कैन बी प्रोपगेटेड। अब वो प्लांट जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि बनानास एंड ग्रेप्स, वो भी इसकी हेल्प से प्रोड्यूस करे जा सकते हैं। ईज एंड एफिशिएंसी, दीज मेथड्स रिक्वायर लेस केयर एंड अलाउ फॉर फास्टर ग्रोथ कंपेयर टू सीड प्रोपगेशन। तो ये मेथड कम केयर मांगता है और ये जो बहुत तेजी से भी ग्रो हो सकता है एज कंपेयर टू सीड प्रोपगेशन। These advantages make artificial vegetative propagation a preferred method for cultivating plants with specific qualities and for producing plants that do not reproduce effectively through। तो ये मेथड, इसके क्या एडवांटेजेस हो गई कि ये एक प्रेफर्ड मेथड है कि आप नए प्लांट्स कल्टीवेट कर सको इससे, और जो स्पेसिफिक क्वालिटीज आप चाहते हो उसमें वो आप वहाँ पे डाल सको। और उन प्लांट्स के लिए भी ये अच्छा है जो सीड्स की हेल्प से इफेक्टिवली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction in plants involves the fusion of male and female gametes, resulting in genetic variation and adaptability. This process occurs in the reproductive organs of plants, primarily the flowers in flowering plants. Sexual reproduction क्या होता है plants में? इसमें मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है, जिससे क्या होता है जेनेटिक वेरिएशन और अडेप्टेबिलिटी आती है। तो इसमें दिस प्रोसेस अकर्स इन, ये कहाँ होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है प्लांट्स के, प्राइमरीली फ्लावर्स में होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स के। फ्लावर स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, दैट इज स्टेमन। द स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेन पार्ट्स। तो स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, और इसमें 2 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है फिलामेंट, दिस इज द लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक दैट सपोर्ट्स द एंथर। ये क्या होती है? लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक होती है जो एंथर को सपोर्ट करती है। एंथर, the anther is a lobed structure located at the tip of the filament. Inside the anther, there are tiny round structures called pollen grains. Each pollen grain contains male gametes or male sex cells surrounded by a protective wall. तो एंथर क्या? एक लोब स्ट्रक्चर होता है जो फिलामेंट की टिप पे लोकेटेड होता है। अब एंथर के अंदर टाइनी राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, और हर पोलन ग्रेन में क्या होते हैं? मेल गैमीट्स होते हैं या मेल सेक्स सेल्स होते हैं जो प्रोटेक्टिव वॉल से सराउंडेड होते हैं। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो क्या है? पिस्टल है। पिस्टल और कार्पेल, या फिर उसको कार्पेल भी बोलते हैं, इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेन पार्ट्स। इसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। First is stigma. The stigma is a sticky, knob-like structure at the top of pistil. Its function is to capture pollen grains. तो stigma क्या होता है? Sticky होता है, knob-like structure होता है, जो क्या कहाँ होता है? वो टॉप पे होता है पिस्टल के। इसका क्या फंक्शन है कि ये पोलन ग्रेन्स को कैप्चर करता है। Style. The style is the slender tube-like structure that connects the stigma to the ovary. It provides a pathway for the pollen tube to grow and reach the ovary. तो स्टाइल क्या है? स्लेंडर ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से। ये क्या करता है? एक पाथवे प्रोवाइड करता है पोलन ट्यूब को ग्रो करने के लिए और ओवरी तक पहुंचने के लिए। ओवरी, द ओवरी इज एनलार्ज्ड basal part of the pistil. Inside the ovary there are 1 or more ovules. Each ovule contains a female gamete or egg cell called an ovum. तो ओवरी क्या होता है? एनलार्ज्ड बेसल पार्ट है पिस्टल का। ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं, और हर ओव्यूल में फीमेल गैमीट या एग सेल होता है जिसको हम ओवम बोलते हैं। नाउ गैमीट्स। Gametes are the reproductive cells in plants. The male gametes are contained within the pollen grains produced by the anther, while the female gametes are located within the ovules inside the ovary. When these gametes fuse during fertilization, they form a zygote which develops into a new plant. तो gamete क्या है? reproductive cells हैं plants के। अब ये male gametes कहाँ contained होते हैं? Within the pollen grains। ये pollen grains के अंदर होते हैं जो anther produce करता है, और female gametes ovules के अंदर होते हैं inside the ovary। तो जब ये गेमीट्स फ्यूज करते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन तो जाइगोट फॉर्म होता है जो न्यू प्लांट में डेवलप होता है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टर्म्स फ्रॉम द वर्ड ब्लैंक। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे इन ब्लैंक्स को फिल करना है। द डैश इज अ स्टिकी नॉब लाइक स्ट्रक्चर एट द टॉप ऑफ पिस्टल। स्टिकी नॉब लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? दैट इज स्टिग्मा। द डैश इज अ स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है, वो क्या है? The dash is enlarged basal part pistil का, जिसमें क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? ओवरी। The dash contains male gametes. मेल गैमीट्स किसमें होते हैं? जो फिलामेंट की टिप पे लोकेटेड होता है, वो क्या होता है? एंथर। The dash is a long slender stalk. अब लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक क्या होता है जो एंथर को सपोर्ट करता है? दैट इज फिलामेंट। Now next is bisexual and unisexual flowers. Some flowers contain both male and female reproductive parts, making them bisexual or hermaphrodite flowers. Examples include sunflowers, petunias,
roses, mustard, and peas. Conversely, certain plants have separate male and female reproductive parts in different flowers known as unisexual flowers. Papayas, corn, mulberries, cucumbers, and other exhibit this reproductive pattern. तो अब कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, तो उनको बाइसेक्सुअल या फिर हेमाफ्रोडाइट फ्लावर्स बनाता है. तो अब इसके एग्जाम्पल हो गए सनफ्लावर, पेट्यूनिया, रोजेस, मस्टर्ड या पीस. कन्वर्सली कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेपरेट होते हैं डिफरेंट फ्लावर्स में, जिनको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं. इसके एग्जाम्पल्स हैं पपायास, कॉर्न, मलबेरीज, कुकुम्बर एंड अदर, और भी है कुछ एग्जाम्पल जिनमें ये रिप्रोडक्टिव पैटर्न. नेक्स्ट इज पॉलिनेशन. Pollination refers to the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower. As plants are stationary, this process ensures the male gametes can unite with the female gametes for reproduction. There are two main types of pollination. तो अब pollination क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, एंथर से स्टिग्मा तक जो ट्रांसफर है पोलन ग्रेन्स का, वो पॉलिनेशन कहलाता है. एज प्लांट्स आर स्टेशनरी, क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं? स्टेशनरी होते हैं, तो ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि मेल गेमीट्स यूनाइट कर सके फीमेल गेमीट्स के साथ रिप्रोडक्शन के. तो इसके भी टू मेन टाइप्स हैं. पहला है सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन occurs when pollen grains from the anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower. This process is typical in bisexual flowers where both male and female reproductive parts are present within the same flower. सेल्फ पॉलिनेशन कब होता है? जब जो एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे. अब ये प्रोसेस टिपिकल कहाँ होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में, जहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम फ्लावर में प्रेजेंट हो. क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन हैपन व्हेन पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, either on the same plant or a different plant of the same species. This type of pollination promotes genetic diversity and can occur in both bisexual and unisexual flowers. तो क्रॉस पॉलिनेशन कब होता है? जब पोलन ग्रेन्स जो होते हैं एंथर से एक फ्लावर के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो, या तो सेम प्लांट के या फिर डिफरेंट प्लांट के सेम स्पीशीज. ये पॉलिनेशन क्या प्रमोट करता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रमोट करता है, और ये बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों फ्लावर्स में हो सकता है. Now, agents of pollination. External agents such as wind, water, insects play crucial roles as pollination agents, facilitating the transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of another. These agents are essential for the process of cross-pollination, ensuring the reproductive success and genetic diversity of flowering plants. तो एक्सटर्नल एजेंट जैसे कि विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज पॉलिनेशन. ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं कि पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो सके एंथर से स्टिग्मा तक. अब ये एजेंट जरूरी है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, ये इंश्योर करते हुए कि रिप्रोडक्टिव सक्सेस हो सके और जेनेटिक डाइवर्सिटी हो सके. नेम द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. अब आपको पॉलिनेशन के एजेंट्स. नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन. After pollination, the pollen grains germinate on the stigma and forms a pollen tube, which grows through the style and reaches the ovary. This tube delivers the male gametes to the ovule, where the female gametes resides. Upon reaching the ovule, the male gametes fertilizes the female gamete, resulting in the formation of a zygote. This zygote undergoes further division and development, eventually maturing into an embryo within the seed. Fertilization in plants marks the union of male and female gametes, initiating the process of seed formation and the beginning of new plant life. तो पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं? जर्मिनेट होते हैं ऑन स्टिग्मा और क्या फॉर्म कर लेते हैं? पोलन ट्यूब, जो ग्रो करती है थ्रू स्टाइल और ओवरी तक पहुंचती है. अब ये ट्यूब क्या करती है? मेल गेमीट को डिलीवर करती है टू दी ओव्यूल, जहाँ पे फीमेल गेमीट रहते हैं. अब अपॉन रीचिंग द ओव्यूल, ओव्यूल तक पहुंचने पे मेल गेमीट क्या करते हैं? फर्टिलाइज करते हैं फीमेल गेमीट को, जिससे जाइगोट फॉर्म होता है. अब ये जाइगोट और फर्दर डिवाइड होता है, डेवलप होता है और इवेंचुअली मैच्योर हो जाता है, एम्ब्रियो बनता है ये विद इन दी सीड. फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में जो होता है वो क्या करते हैं? मार्क्स द यूनियन ऑफ, इसमें मेल और फीमेल गेमीट्स फ्यूज होते हैं, इनका यूनियन होता है और ये प्रोसेस स्टार्ट होता है. इससे क्या होता है? सीड फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और न्यू प्लांट लाइफ बिगिन होती है. Now, formation of seed. After fertilization, the sepals and petals of the flower may either wither or fall off, along with the style and stigma in some cases. Inside the ovule, the zygote rapidly divides to form an embryo. The ovule wall hardens and stores food, transforming into a seed that encases and protects the developing embryo. This ovule wall becomes a seed coat, providing a protective layer. Fertilization के बाद सेपल्स और पेटल्स जो होती हैं फ्लावर की, वो या तो विदर हो जाती हैं, यानी कि वो गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं, अलॉन्ग विद, और उसके साथ में स्टाइल और स्टिग्मा भी गिर जाता है कुछ केसेस में. अब इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर जाइगोट रैपिडली डिवाइड होता है जिससे एम्ब्रियो फॉर्म होता है.
अब ओव्यूल वॉल क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है और फूड को स्टोर करती है, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ सीड, सीड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, दैट एनकेसेस एंड प्रोटेक्ट्स, जो जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको वो प्रोटेक्ट करके रखती है। अब ये ओव्यूल वॉल क्या करती है, सीड कोट बन जाती है और ये प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। Following ovule formation, the ovary begins to enlarge as it accumulates nutrients. Eventually, it matures into a fruit. Fruits can vary widely in texture and composition. They may be hard-shelled like almonds and walnuts, or juicy and fleshy like lemons, watermelons, oranges, and mangoes. Interestingly, many vegetables consumed, such as tomatoes, chilies, cucumbers, and okra, are botanically fruits derived from the plant's ovaries. अब ओव्यूल फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, ओवरी एनलार्ज होना स्टार्ट होती है और उसमें न्यूट्रिएंट्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं। इवेंचुअली ये क्या होता है, फ्रूट में मैच्योर हो जाते हैं। अब फ्रूट्स अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट वेराइटी, कंपोजिशन सब अलग होता है। दे में भी हार्ड शेल्ड हो सकते हैं इनके, जैसे कि आलमंड्स एंड वॉलनट्स, या फिर जूसी और फ्लेशी भी हो सकते हैं, जैसे लेमन्स, वाटरमेलन्स, ऑरेंजेस एंड मैंगोज। इंटरेस्टिंगली काफी वेजिटेबल जैसे कि टोमेटो, चिली, कुकुम्बर्स, ओकरा आर बोटानिकली फ्रूट्स, ये बोटानिकली फ्रूट्स होते हैं जो प्लांट के ऊपरी से डेराइव्ड हो। नेक्स्ट इज सीड डिस्पर्सल। Seed dispersal is the process by which plants spread their seeds away from the parent plant to ensure better conditions for growth. When fruits ripen, they fall off the plant, and inside these fruits are seeds. If all seeds fell right under the tree, they wouldn't have enough space for nutrients to grow well. So, nature has come up with ways to move these seeds to different places. अब सीड डिस्पोजल क्या एक प्रोसेस है जिससे प्लांट्स क्या करते हैं, अपने सीड्स को स्प्रेड कर देते हैं पेरेंट प्लांट से, ये इंश्योर करने के लिए कि उनको और अच्छी बेटर कंडीशंस मिल सके ग्रोथ के लिए। तो जब फ्रूट्स राइप हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो प्लांट से गिर जाते हैं और उनमें जो सीड्स होते हैं अंदर, वो इनसाइड दीज फ्रूट्स आर सीड्स, इनके अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। तो अगर ये सारे सीड्स एकदम ट्री के नीचे ही गिर जाएंगे तो इनको इनफ स्पेस नहीं मिलेगी सारी सीड्स को ग्रो करने के लिए, और न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए नेचर क्या करता है, इन सीड्स को डिफरेंट प्लेसेस पे डिस्पर्स कर देता है। फर्स्ट मेथड इज विंड डिस्पोजल। Wind is a significant agent in dispersing small and lightweight seeds. Plants like quinoa, milkweed, drumstick, dandelion, and maple produced winged seeds that are carried far distances by wind currents. Others like cotton and calotropis have seeds covered in hair or equipped with structures that catch the wind, aiding in their dispersal. तो विंड क्या है, सिग्निफिकेंट एजेंट है, क्या करता है, डिस्पर्स करता है स्मॉल और लाइट वेट सीड्स को। अब ये कुछ प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं, ये क्या करते हैं, विंड सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या होते हैं, फार डिस्टेंसेस यानी दूर तक ये कैरी हो जाते हैं बाय विंड करंट्स। अब कुछ और भी हैं जैसे कॉटन एंड कैलोट्रोपिस, इनमें सीड्स होते हैं जिनमें हेयर से कवर्ड होते हैं वो, एंड इक्विप्ड विद स्ट्रक्चर्स जो क्या करते हैं, विंड को कैच करते हैं और डिस्पोजल में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज वाटर डिस्पोजल। सीड्स ऑफ प्लांट्स that grow near rivers or aquatic environments use water for dispersal. They often have buoyant or spongy structures that enable them to float. For instance, coconuts have a fibrous shell that allow them to float on water, helping them disperse along coastal areas. अब वाटर की हेल्प से भी डिस्पर्स होते हैं, तो कुछ सीड्स जो रिवर्स या एक्वेटिक एनवायरमेंट्स के पास ग्रो करते हैं वो वाटर की हेल्प से डिस्पर्स होते हैं। इनमें बॉयंट या स्पॉन्जी स्ट्रक्चर भी होते हैं जिसकी हेल्प से ये फ्लोट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट में फिब्रस शेल होता है जो उसको वाटर पे फ्लोट करने में हेल्प करता है और इसीलिए वो डिस्पर्स हो पाता है कोस्टल एरियाज के अलावा। नेक्स्ट इज एनिमल डिस्पर्सल। Certain seeds have hooks, spines, or sticky structures that attach to the fur or feathers of animals and birds. These seeds, such as those of xanthium and burr plants, hitch rides on animals and are carried to new locations where they can germinate and grow. अब कुछ सीड्स में हुक्स, स्पाइंस या स्टिकी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कुछ फेदर्स पे एनिमल्स और बर्ड्स की या उनके फर पे स्टिक हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। अब ये सीड्स जैसे कि xanthium एंड burr प्लांट्स की क्या करते हैं, एनिमल्स के ऊपर स्टिक हो जाते हैं और ये न्यू लोकेशंस तक जाते हैं उनकी हेल्प से और वहां पे फिर ये जर्मिनेट करते हैं। नेम द एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल, तो आपको सीड डिस्पर्सल के एजेंट्स बताने। Coconuts can float on water for long distances, enabling them to disperse seeds across oceans and establish new plants on distant shores. तो कोकोनट फ्लोट कर सकते हैं वाटर पे लॉन्ग डिस्टेंस तक, जिससे कि सीड डिस्पर्स हो जाते हैं उनके अक्रॉस ओशियंस और न्यू प्लांट्स डिस्टेंट शोर्स पे डेवलप हो जाते हैं। एक्टिविटी देखते हैं। टू अंडरस्टैंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड देयर इफेक्टिवनेस, तो अब हम डिफरेंट मेथड्स समझेंगे सीड डिस्पर्सल के। मटेरियल्स नीडेड, हमें वेरियस सीड्स चाहिए, एग्जांपल डैंडलियन, मैपल, कोकोनट एंड बर्डॉक। एंड फैन चाहिए टू सिमुलेट विंड, बेसन ऑफ वाटर एंड फैब्रिक और फर पीसेस। प्रोसीजर, कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स नोन फॉर विंड, वाटर एंड एनिमल डिस्पर्सल, तो आपको डिफरेंट टाइप्स के सीड्स कलेक्ट करने हैं।
टेस्ट wind dispersal by holding seeds like dandelion and maple in front of a fan and observing how far they travel. तो अब आप क्या करोगे, डैंडलिन या मैपल जैसे सीड्स को होल्ड करोगे फैन के आगे और ऑब्जर्व करोगे कि कितनी दूर तक ये ट्रैवल करेंगे. टेस्ट वाटर डिस्पोजल. वाटर डिस्पोजल कैसे टेस्ट करेंगे? बाय प्लेसिंग सीड्स लाइक कोकोनट. अब कोकोनट के सीड्स एक बेसिन में पुट कर देंगे वाटर के और ऑब्जर्व करेंगे इनकी बायोंसी को. टेस्ट एनिमल डिस्पोजल. एनिमल डिस्पोजल टेस्ट करेंगे बाय प्लेसिंग सीड्स लाइक बर्डक ऑन पीसेस ऑफ फैब्रिक और फर. फैब्रिक या फर के पीसेस पे ये सीड्स पुट कर देंगे एंड ऑब्जर्विंग देयर अटैचमेंट और इनका अटैचमेंट ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्वेशन. स्टूडेंट्स विल रिकॉर्ड हाउ ईच टाइप ऑफ सीड इज डिस्पोज्ड एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ ईच मेथड. तो स्टूडेंट्स क्या रिकॉर्ड करेंगे कि कैसे सीड डिस्पर्स हो रहे हैं और इनके क्या इफेक्टिवनेस है हर मेथड. कंक्लूजन. Different seeds have evolved unique adaptations for disposal, ensuring their spread to favorable environments for germination. This activity highlights the diversity of seed disposal mechanisms in plants. तो different seeds ने ये evolve करे unique adaptation disposal के लिए इंश्योर करते हुए कि ये favorable environment तक disperse हो सके, वहां पे germinate हो सके. तो ये activity इसको highlight करती है. New words. Asexual reproduction. A method of reproduction without the fusion of gametes resulting in offspring genetically identical to the parents. तो इसमें क्या हो रहा है, ये ऐसा मेथड है जिसमें गेमीट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है और ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोड्यूस्ड हो रहा है टू पेरेंट. स्पोर. अ टाइनी स्पोर क्या है? टाइनी यूनिसेल्युलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होता है. स्टोरी. स्ट्रक्चर्स होते हैं ये फॉर्न लीव्स के अंडर साइड पे जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज करते हैं स्पोर्स को. राइजोम. अंडरग्राउंड स्टेम है जो फूड को स्टोर करती है और न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करती है. गेमीट्स रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, स्पर्म एंड एग जो फ्यूज करते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम मेल एंथर टू फीमेल स्टिग्मा. फर्टिलाइजेशन क्या है? मेल और फीमेल गेमीट्स का फ्यूजन है जिससे जाइगोट फॉर्म होता है. रिप्रोडक्शन क्या है? एसेंशियल है जिससे कि स्पीशीज का सर्वाइव हो सके और ये एसेक्सुअल या सेक्सुअल कैसा भी हो सके. वेजिटेटिव पार्ट्स, रूट, स्टेम, लीव्स ये क्या करते हैं? ग्रोथ सपोर्ट करते हैं. और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जैसे कि फ्लावर्स ये क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन एनेबल करते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड फ्रेगमेंटेशन आ जाता है. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन रूट्स, स्टेम्स या लीव्स की हेल्प से होता है. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मेथड्स आते हैं लाइक स्टेम कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल और फीमेल गेमीट्स फ्यूज करते हैं फ्लावर्स में. फ्लावर स्ट्रक्चर में मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स दोनों आ जाते हैं. क्वेश्चंस देखते हैं. डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR. Which part of flower is primarily responsible for capturing pollen grains? तो पोलन ग्रेन्स को कैप्चर करने के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज स्टिग्मा. व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इंश्योर्स जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी? कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिससे जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी इंश्योर होती है? दैट इज फ्रेगमेंटेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम का क्या एग्जांपल है यहाँ पे? टर्मेरिक, राइजोम्स. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन? प्राइमरी फंक्शन बताना है ओवरी का इन फ्लावर. वो क्या करता है? ओव्यूल्स को कंटेन करता है. Which of these is botanically considered? कौन सा इनमें से botanically consider होता है? A fruit despite being commonly mistaken as a vegetable. वो क्या है? That is tomato. Next is fill in the blanks. Plants fill करेंगे. Dash reproduction in plants involves the fusion of male and female gametes. Sexual reproduction में क्या होता है? Male और female gametes का fusion होता है. Dash are tiny. अब tiny unicellular structures क्या होते हैं? तो सर्टेन प्लांट्स यूज करते हैं जैसे कि फॉर्न्स फॉर रिप्रोडक्शन, दैट आर स्पोर्स. वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय डैश इन्वॉल्व्स, जिसमें क्या होता है? न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन्स. वो क्या होते हैं? रूट्स के. डैश इज अ मेथड. अब ये कौन सा मेथड है सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जहाँ पे प्लांट ब्रेक होता है फ्रेगमेंट्स में और हर पार्ट कैपेबल होता है कि वो न्यू इंडिविजुअल ग्रो कर सके. दैट इज फ्रेगमेंटेशन. डैश इज अ प्रोसेस वेयर, अब ये कौन सा प्रोसेस है जहां पे पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर. दैट इज पॉलिनेशन. नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स. प्लांट्स विद बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कैन नॉट अंडरगो क्रॉस पॉलिनेशन. तो अब वो प्लांट्स जिनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता. फॉल्स. ग्राफ्टिंग एक मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का. ट्रू. सीड्स दैट रिलाई, अब वो सीड जो विंड डिस्पोजल पे डिपेंड करते हैं वो यूजुअली थिक होते हैं और वाटर में सिंक हो जाते हैं. फॉल्स. ओवरी ऑफ अ फ्लावर डेवलप होता है फ्रूट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ट्रू. स्पोर्स क्या है? मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं जो फॉर्न्स से प्रोड्यूस होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन. फॉल्स. तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा.
आप इसको रीड करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।